हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 15। ध्यान रखिएगा, 15वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने अंकित भाटी सर की बुक के 14 मॉडल पेपर आपको करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन 14 प्रैक्टिस सेट की, तो आप लोग वहां से जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आइए साथियों, आज की क्लास का हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नक्सलादार नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहां पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, एक ही बात है। सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नक्काशीदार का प्रयोग हुआ था कालीबंगन में। कालीबंगा में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा में और क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहां पर? कालीबंगा में। और कालीबंगा पड़ता कहां पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा स्थान। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसको कई बार यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैन धर्म की दूसरी संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ध्यान रखिएगा, जो जैन धर्म की दूसरी संगीति थी, यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह हुई थी साथियों, ऑप्शन बी, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी संगीति अध्यक्षता हुई थी। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे? जो हर्षवर्धन थे, यह किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 606 ईस्वी में। कब? 606 ईस्वी में बैठे थे। दैट्स योर आंसर। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? सजदा और पैबोस की प्रथा दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, बलबन ने। किसने? बलबन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 1562 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न है। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन सोर ने। किसने? अति महत्वपूर्ण है, पेट परीक्षा के लिए स्टार लगा के छापिएगा फटाफट, सर जॉन सोर ने। ठीक है, आइए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया था? महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से स्थान पर किया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया था? अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन जीरो चलाया था। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया था? तो यह चलाया था साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर आंदोलन चलाया था। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, देखिएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी कितनी? दैट्स योर आंसर। हम लोग ऑप्शन ए पर जाएंगे, 275। ठीक है, कितनी थी? 275। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महक परी की उपाधि दी गई थी? 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महक परी की उपाधि दी गई थी? तो दैट्स योर आंसर, बेगम हजरत महल को। ठीक है, आइए देखिए, इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन कौन सा है? तो मैंने एक बार आपको लिखवाया था। पहले नंबर पर आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर इसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा मिलती है
भारत की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भैया सबसे जो व्यस्त बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। अगर इसकी बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1873 में, लिख लेना, 1873 में बना था मुंबई बंदरगाह। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है इनमें कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। केगा गलत हो जाएगा। कहां पर है केगा? केगा तो भैया कर्नाटक में है। कलपक्कम, कलपक्कम कहां पर है? कलपक्कम है दोस्तों तमिलनाडु में। तारापुर, तारापुर हो जाएगा आपका, तारापुर तमिलनाडु में नहीं है, तारापुर है साथियों कहां पर? तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एक तो सही होगा ही, काकरापार गुजरात में। जब तीन गलत हो गए तो एक कौन खाएगा? ठीक है ना, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अक्टूबर का पहला सप्ताह है। अक्टूबर का पहला सप्ताह, दैट्स योर आंसर। आइए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। देखिए सी वाला क्या है? कृष्णा और मंजीरा। देखिए सी पर लिखिए कृष्णा, क्योंकि छोटा है तो दिखेगा नहीं। और एक तीसरा लिख दो मंजीरा। ठीक है, क्या लिख दो भैया? मंजीरा लिख दो। फिर हटाएंगे तो फिर कट जाएगा। ए यार एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ऐसे ही करवा देते हैं। देखिए गंगा की सहायक नदी जो होती है दोस्तों, वह होती है सोन नदी। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? गोदावरी की हो जाएगी मंजीरा। ठीक है, गोदावरी की हो जाएगी मंजीरा। देखिए और कृष्णा की हो जाएगी कौन सी? कृष्णा की हो जाएगी साथियों कौन सी है? भीमा। और यमुना की हो जाएगी केन। अब आप लोग देख लो फटाफट। देखिए गंगा की क्या है? सोन। तो सोन चौथे पर है, तो पहले का चौथा किस में मिल रहा है? ए और ए में, ए और डी में। तो ए दो तो नहीं हो सकती ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा। तो दूसरे का क्या रहा है? बी का तीसरा। तो भैया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा हमें सोचना नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कौन सा प्रश्न था? 15वां। अब हम लोग देखेंगे साथियों 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रभावी योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? रोलिंग प्लान्स के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा। ठीक है ना, प्रभावी जो योजनाएं थी रोलिंग प्लान्स के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। आइए रिक्त स्थान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब? तो यह प्रस्ताव तैयार किया था दोस्तों ऑप्शन ए 1944 में। ध्यान रखिएगा कब किया था? 1944 में यह प्रस्ताव तैयार किया था। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए पर हम लोग जाएंगे। आइए अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो भैया एनडीपी का पूर्ण रूप होता है क्या? ध्यान रखिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एनडीपी का पूर्ण रूप, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 18 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सेंसेक्स सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है कितना? सेंसेक्स का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो, उसकी शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है कितना? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 है। ध्यान रखिएगा 30। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। जो अभी ईडब्ल्यूएस वाली बात नहीं हुई थी ना, वही है 103वां संविधान संशोधन, आर्थिक पक्ष से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, आइए, लेटेस्ट संविधान संशोधन है, अति महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? जो हमारे देश का संविधान है, इस पे सबसे ज्यादा हमने पॉइंट जो लिए हैं वह कहां से लिए हैं? तो साथियों, सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है भारतीय संविधान के ऊपर किसका? ऑप्शन डी पर जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है भैया, आइए, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में, और 360 में लगता है वित्तीय आपातकाल, जो अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा। आर्टिकल 360 के तहत प्रावधान है वित्तीय आपातकाल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है यह साथियों 356 के तहत लगता है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। देखिए ABCD, क्या हम लोग 10वीं अनुसूची नहीं जानते हैं क्या है? 10वीं अनुसूची साफ शब्दों में है दल बदल, तो डी का चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही लगा देंगे, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बताइए, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, किसको नहीं पता है? जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे पता होगा कि 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। तो डी का क्या होगा? डी का हो जाएगा साथियों दूसरा। तो डी का दूसरा कहां पर है? एक सेकंड रुक जाइए, शायद ऑप्शन इसका हट गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं हो पाया है इसका साथियों, तो ऐसे ही देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसको, देखिए 9वीं अनुसूची में साथियों क्या है? 7वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल है, और 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोकती है? राज्यसभा अपने धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का, ऑप्शन ए 14 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, अब साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो किस राशि की परिभाषा मिलती है? यह मिलती है साथियों ऑप्शन बी, बल की। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि तरंगे रिक्त स्थान तरंगे होती हैं कैसी? तो ध्वनि तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे। ठीक है, कैसी? यांत्रिक तरंगे होती हैं। दैट्स योर आंसर। 28वां प्रश्न देखिएगा। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में जो एसिड पाया जाता है वह पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व रिक्त स्थान कहलाते हैं क्या? समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं क्या? समस्थानिक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। दैट्स योर आंसर। आइए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर है। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, फिर मिलते हैं शाम को घटना चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।